नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 14 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 14 अक्टूबर के महत्वपूर्ण न्यूज एवं आर्टिकल को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की, जिसकी शुरुआत की गई थी आज से 3 साल पहले 13 अक्टूबर 2021 को और इसके 3 साल पूरे हो रहे हैं। उद्देश्य था कि भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना और इसमें 7 इंजन को निर्धारित किया गया था, जैसे रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे एवं बड़े पैमाने पर परिवहन एवं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल थे। इसका उद्देश्य जो था मुख्य रूप से यदि देखें तो 110 लाख करोड़ रुपए की इसमें अवसंरचना को निर्मित करना था, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना था एवं कार्गो हैंडलिंग की क्षमता को बढ़ाना था। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना था और कार्गो की क्षमता को बढ़ाना था। इसके अलावा इसमें जो मुख्य रूप से है यदि देखें तो 11 औद्योगिक गलियारे का भी निर्माण करना था। कितना? 11 औद्योगिक गलियारे बनाने थे और 2 नए रक्षा गलियारा बनाना था, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। सभी गांवों तक 4G कनेक्टिविटी को पहुंचाना भी इसका लक्ष्य था। इसके अलावा गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर और नए पाइपलाइन जोड़ने की बात कही गई थी। इसके द्वारा सरकार 2024-25 के लिए निर्धारित जो भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे उसको पूरा करने में ये मदद करता। राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नेटवर्क था उसे 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाना था और 200 से अधिक नए हवाई अड्डे इसमें शामिल थे। इसमें एरोड्रम और हेलीपोर्ट बनाने थे। यदि पूरी तरह से इसको देखें तो इसका एकीकृत दृष्टिकोण जो होगा, इसमें 16 बुनियादी ढांचे से संबंधित जो मंत्रालय थे वो सभी एक साथ इसमें काम करने वाले थे। तो इससे लंबे समय से जो चली आ रही समस्याएं हैं उसका जो असंगत नियोजन होता है, मानकीकरण की जो समस्या होती है, मंजूरी संबंधी जो समस्या होती है, अवसंरचना क्षमताओं के समय में सृजन और उसके उपयोगिता को लेकर के जो भी समस्याएं आती है उसको दूर करने का इसमें प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इस रूप में देखें तो आज 3 साल पूरा होने जा रहा है, तो हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, लेकिन जो अपेक्षित परिणाम होने चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और भी देखें तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात भी कही गई थी, तो इसमें काफ़ी और काम किए जाने की ज़रूरत है। इसका जो उद्देश्य था पीएम गति शक्ति का, मुख्य रूप से देखें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करते हुए इसको सिंगल डिजिट में लाना था, लेकिन अभी भी ये 13% के आसपास चल रहा है, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा सतत विकास का जो हमारा लक्ष्य है, सतत विकास में के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचनाओं का निर्माण, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण, इसके लिए और काम करने की ज़रूरत है। इससे संबंधित चिंताओं को देखें तो इसमें बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके, तो ऋण की एक समस्या थोड़ी इसमें बनी रहती है। इसके अलावा बीच में देखिए कोविड, हालांकि ये तो 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन कोविड का इफेक्ट तब भी बना हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो समस्या इसमें आ रही है वो है संरचनात्मक समस्या, जैसे भूमि अधिग्रहण में देरी होती है, मुकदमेबाजी होती है। उसके अलावा पर्यावरणीय समस्याएं होती है जिसमें आंदोलन वगैरह या फिर विस्थापन की भी समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है मुख्य एक तरह से चुनौतियां हैं जिसको पार करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उसमें यदि देखें तो पीएम गति शक्ति सही समय पे उठाया गया एक सही कदम है। हालांकि इसमें उच्च सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न संरचनात्मक और व्यापक आर्थिक स्थिरता संबंधी चुनौती को दूर करने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि इस पहल को एक स्थिर और पूर्व अनुमानित विनियामक और संस्थागत ढांचे द्वारा समर्थित किया जाए और इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री ही बना देनी चाहिए जो उसमें सभी मिनिस्ट्रियों का समन्वय हो। जैसे यहाँ इसमें 16 मिनिस्ट्री शामिल है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग जो मिनिस्ट्री है उसको एक तरह से प्रभार देना चाहिए जो इसके ऊपर काम कर सके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे अभी पीएम गति शक्ति मिशन को लेकर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि पीएम मोदी कह रहे हैं कि
एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। बिल्कुल ये बढ़ा है और बिना किसी बाधा के विभिन्न हितधारकों को साथ लाने से लॉजिस्टिक को बढ़ावा मिला है एवं विलंब कम हुआ है। कई लोगों के लिए नए अवसर भी पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गति शक्ति के कारण विकसित भारत के हमारे सपने पूरे करने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो हमने पीएम गति शक्ति के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा और यहाँ पे पीयूष गोयल भी हैं, उन्होंने कुछ एक्स पे लिखा। उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत के 3 वर्ष पूरे हुए। लॉजिस्टिक को सुव्यवस्थित करके और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर यह अग्रणी पहल परियोजनाओं का तेजी से और अधिक कुशल क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि यह पहल आधुनिक व परस्पर जुड़े हुए बुनियादी ढांचे के नेटवर्क को विकसित करने और विकसित भारत के निर्माण के विजन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था पीएम गति शक्ति मिशन प्लान के बारे में पढ़ना। ठीक है, अगला देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम उसी को देखेंगे। देखिए, गाँवों के विकास में जो है भाषा एक प्रमुख बाधा बन रही थी, क्योंकि जो पंचायती राज मंत्रालय का एक पोर्टल जो बनाया गया था शासन से संवाद के लिए, ये पोर्टल अंग्रेजी में होता था और इस पोर्टल का नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, अब इसको क्या है कि विभिन्न भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी सहित 22 स्थानीय भाषाओं में अब ये पोर्टल उपलब्ध है। तो भाषा संबंधी जो समस्याएं हैं पंचायतों में, जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उनकी ये ज़्यादातर ये डिमांड थी कि जो ये पोर्टल बनाया गया है ये इंग्लिश में है और ज़्यादातर जो प्रतिनिधि हैं वो उनके लिए थोड़ी दुविधा हो रही थी इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कर पाना। तो अब इसको लिए क्या कर दिया गया, भाषाओं में परिवर्तन किया गया है और स्थानीय भाषाओं को भी इसमें स्थान दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो विकासात्मक कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने यह कदम उठाया है और मंत्रालय की मूल वेबसाइट जो है अब भी हिंदी में है। यहाँ पे ये चीज बताया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे एक न्यूज है कि भारत मंडपम में 4 दिनों तक दुनिया का आकर्षण का केंद्र बनेगा। ऐसा क्या कुछ होने जा रहा है भारत मंडपम में? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नाम आपने सुना होगा। इसका 7वां आम सभा के लिए भारत मंडपम में लगातार दूसरी बार चयन किया गया है और यह 3 से 6 नवंबर के बीच में इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों देशों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वां आम सभा यहाँ पे होने वाला भारत मंडपम में 3 से 6 नवंबर के बीच में और यूएन के सभी 193 सदस्य इसमें आमंत्रित हैं और इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आईएसए के बारे में आप जानते होंगे। आईएसए की शुरुआत 2015 में हुई थी। पेरिस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा एवं फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद के संयुक्त प्रयास से आईएसए अस्तित्व में आया था। यह कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच आने वाले 121 देशों को शामिल करने का इसमें निर्णय लिया गया था। बाद में कई देश इसमें शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर किए, फिर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया। अब तक इसमें 102 देश आईएसए के सदस्य बन चुके हैं। 18 देशों ने फ्रेमवर्क पर साइन किया है। इससे उम्मीद है कि जल्द ही आईएसए सदस्य देशों की संख्या 120 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आईएसए के बारे में जो भी अब देखिए यहाँ पे बैठक होने वाली है, तो इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर हम अपनी नजर रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। आयुष्मान भारत में और अधिक पैकेज जोड़े जा सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सरकार जो है 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज शुरू करने की तैयारी के बीच आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बुजुर्गों के लिए और अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की आवश्यकता का आकलन कर रहा है और इसकी विस्तारित योजना इस माह के अंत तक शुरू होने की संभावना है। इससे लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। तो स्वास्थ्य पैकेज को बढ़ाया जा रहा है आयुष्मान मिशन के तहत, जिसमें अभी जो है समान चिकित्सा, सर्जरी, कैंसर और हृदय रोग जैसे 27 चिकित्सा विशेषज्ञों में 1949 चिकित्सा प्रक्रियाएं इसमें शामिल है अभी आयुष्मान योजना में। तो लाभार्थी को अस्पताल की सेवाएं, दवाएं और अस्पताल से छुट्टी के 15 दिनों बाद की दवाइयां, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, ये सब भोजन और आवास सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती है। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण अस्पताल में भर्ती भी वर्तमान योजना के अंतर्गत आती है। तो चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग हो या अमीर, 70 वर्ष से या उससे अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने और विस्तारित योजना शुरू होने पर आयुष्मान भारत सूची वाले किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज के लिए पात्र होगा।
1 सितंबर से 12,696 निजी अस्पतालों सहित 29,000 अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया था। तो 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। वर्तमान में दिल्ली, उड़ीसा और बंगाल में यह योजना लागू नहीं है। आधार कार्ड के अनुसार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यह एक आवेदन आधारित योजना है और लोगों को PMJAY पोर्टल या आयुष्मान ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन लोगों के पास पहले से आयुष्मान कार्ड है उन्हें नए कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करना होगा और अपना eKYC दोबारा करना होगा। तो अधिकारियों ने पूर्व में बताया था कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत हैं वे भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। ठीक है, तो आयुष्मान योजना का कवरेज को बढ़ाया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें और शामिल होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ल्ड अर्बन फोरम में दुनिया को राह दिखाएगा भारत। देख लेते हैं, कायरो में 4 से 6 नवंबर तक आयोजित होगा सम्मेलन। तो वर्ल्ड अर्बन फोरम कहाँ आयोजित होने जा रहा है? कायरो, मिस्र में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या चीज शामिल है। तो नवंबर के पहले सप्ताह में कायरो में होने वाले वर्ल्ड अर्बन फोरम में भारत के पास शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के अपने तौर तरीकों से दुनिया को अवगत कराने और दूसरे देशों से सीखने का अवसर मिलेगा। 4 से 6 नवंबर के बीच में फोरम आयोजित हो रहा है। इस बार की थीम है शुरुआत घर से। तो यहाँ घर का आशय है चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थानीय दृष्टिकोण अपनाने और उसी के अनुरूप समाधान खोजने से है। फोरम की सबसे अहम थीम है शहरों में भविष्य के लिए आवास। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अनुसार इस फोरम के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक है। अगले 5 साल में हमारी आधी से अधिक आबादी शहरों में रहेगी। भारत को इस फोरम में जर्मनी की तरह एक देश के रूप में भाग लेना चाहिए, ना कि केवल एक मंत्रालय या किसी संगठन के बलबूते। तो शहरों में आवास समस्या के समाधान के लिए पीएम आवास योजना ने एक महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया है। यह बाकी दुनिया के लिए एक नजीर बन सकती है। इस तरह स्मार्ट सिटी मिशन ने क्षेत्र आधारित विकास के साथ पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास योजना का मॉडल प्रस्तुत किया है। तो पीएम आवास योजना शहरी एवं स्मार्ट सिटी मिशन ये दोनों ही क्षेत्र आधारित विकास के साथ पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास योजना का मॉडल एक तरह से प्रस्तुत किया है। NIUA भी इस फोरम में भाग लेने जा रहा है और उसे एक इंटरैक्टिव सेशन आयोजित करने की जिम्मेदारी भी मिली है। ठीक है, तो इसमें फोरम का गठन जो है देख लेते हैं कि फोरम का गठन संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में लोगों, शहरों, आर्थिक और जलवायु परिवर्तन पर तीव्र शहरीकरण के अवसर का अध्ययन करने के लिए किया था। G20 और अर्बन 20 का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद भारत शहरों के सही विकास की वकालत करने के मामले में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। तो अर्बन फोरम का यहाँ पे मीटिंग होने वाला है कायरो में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ और होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे चर्चा किया। अगला देखते हैं। कूनू नेशनल पार्क चर्चा में है चीतों के कारण, और कूनू नेशनल पार्क के बाड़े से चीतों को खुले जंगल में छोड़ने की अनुमति मिली है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं और क्या कुछ है। भारत में पहली बार चीते 17 सितंबर 2022 को लाए गए थे और ठीक है उसके बाद उसे जंगलों में छोड़ा गया। ठीक है, इसमें जो भी होगा इसमें कुछ खास नहीं है हमारे लिए। अगला देखते हैं। अंगदान को बढ़ावा देने को नियुक्त होंगे अस्थायी प्रत्यारोपण संयोजक। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज का एडिटोरियल, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज आया है स्वास्थ्य क्रांति को लेकर के। ये विवेक देवरा जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है उनके द्वारा ये लिखा गया लेख है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेख होने जा रहा है जिसको हम बहुत गहराई से देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स यानी NHA के हालिया आंकड़े भारत के स्वास्थ्य तंत्र को लेकर कई संरचनात्मक रुझान दर्शाते हैं। इसमें एक उल्लेखनीय पहलू यही है कि सेहत पर लोगों का खर्च घटा है। वर्ष 2013-14 में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर अपनी जेब से 64.2% खर्च करना पड़ रहा था। अब 2021-22 में यह घटकर 39.4% हो गया है। तो जेब स्वास्थ्य के ऊपर जो जेब खर्च था वो घटा है और ये 39.4% रह गया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY, फ्री डायलिसिस और अन्य ऐसे सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के चलते स्वास्थ्य पर लोगों का खर्च कम हुआ है और इस बचत से उन्हें आर्थिक सुरक्षा का कवच मिला है। तो इन योजनाओं के विस्तार से लोगों के करीब 1 लाख करोड़ रुपये बचे हैं। इस सफलता से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी UHC के लक्ष्य को संबल मिला है जो पिछले
कुछ समय से सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। तो सेहत पर सरकार के खर्च में बढ़ोतरी का सीधा संबंध इस पर लोगों के घटे खर्च से है। वर्ष 2014-15 से 21-22 के बीच में सेहत पर सरकारी खर्च जीडीपी का 1.13% से बढ़कर 1.84% हो गया है। तो सरकारी खर्च जो है बढ़ा है, और जो पॉकेट खर्च है लोगों का, वो बोझ कम हुआ है। सरकारी खर्च बढ़ेगा तो बोझ, पब्लिक का बोझ कमेगा ही। तो 1.84% बढ़ गया जीडीपी का जो खर्च है स्वास्थ्य के ऊपर, वो 1.13 से 1.84% हो गया। और कुल सरकारी खर्च में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय भी 3.94% से बढ़कर 6.12% हो गया। कहा जा रहा है कि कुल सरकारी खर्च में यदि स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय को देखें तो यह 6% के आसपास हो गया है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की बढ़ती भूमिका एक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली की ओर संकेत करती है। इससे जहां लोगों पर आर्थिक बोझ घटा है, तो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी सुगम हुई है। तो देश के निरंतर उन्नत होते हुए बुनियादी ढांचे में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र सेवाओं की प्रदाता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी अस्पताल की 1.5 लाख करोड़ रुपए और निजी अस्पतालों के 2.1 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र भी इस मोर्चे पर 56,000 करोड़ रुपए का अहम योगदान करते हैं। तो खर्च में वितरण एवं विविधता का यह स्तर स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी खर्च की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जिसका प्राथमिक और एवं निदानात्मक उपचार दोनों स्तर से विस्तार हुआ है। खासतौर से ग्रामीण और दूर दराज के वंचित क्षेत्र इससे लाभान्वित हुए हैं। तो खर्च की पड़ताल करें तो समझ आता है कि प्राथमिक सेवाओं पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कुल व्यय का 46% इन पर हो रहा है। तो प्राथमिक सेवाओं पर व्यय किया जा रहा है, और यह लगभग 40% के आसपास हो रहा है। प्राथमिक सेवाओं पर तो सरकारी खर्च 50% तक है, जो दर्शाता है मूलभूत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं द्वितीयक सेवाओं पर 33%, तो तृतीयक सेवाओं पर 16% खर्च इस बात का संकेत है कि सभी स्तरों पर संतुलन साधा जा रहा है। समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण से उन्नत किया जा रहा स्वास्थ्य ढांचा न केवल कोविड महामारी जैसी आकस्मिक चुनौतियों का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम बनाएगा, बल्कि गैर संचारी रोगों के बढ़ते दायरे से निपटने में मददगार होगा। लंबे अरसे से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित इलाकों में भी इन सेवाओं की पहुंच और विस्तार के लाभ सामने आ रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का विस्तार भी स्वास्थ्य पर लोगों के खर्च को घटाने में मददगार साबित हो रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा पर खर्च का भी विस्तार किया गया है, तो इससे लोगों का जो स्वास्थ्य खर्च है वो घट रहा है। और सरकार ने बीमा योजना और ऐसी कुछ अन्य पहल भी की है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। वर्ष 2014-15 में सामाजिक सुरक्षा योजना पर जो खर्च 5.7% था, अब 2021-22 में 8.7% हो गया है। तो सामाजिक सेवा पर जो खर्च है वो बढ़ा है, जो इसका सूचक है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वित्तीय जोखिम झेलने वाले लोगों को एक सुरक्षा आवरण प्राप्त हुआ है। भारत में लंबे समय से यह सिलसिला कायम रहा है कि बीमारियों के चलते परिवार के परिवार गरीबी के दलदल में चले जाते थे। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उनके लिए एक बड़ा संबल के रूप में उभरी है। तो स्वास्थ्य पर सरकार के बढ़ते खर्च और लोगों पर घटते वित्तीय बोझ के देश को सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े दूरगामी लाभ हासिल होंगे। इससे मातृ शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के साथ ही जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। सेहतमंद होने से लोगों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक वृद्धि को एक नए पंख लगेंगे। तो इन सकारात्मक रुझानों के बीच अभी भी कुछ ऐसे बिंदु सामने आते हैं जिन पर समय रहते ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर बढ़े खर्च के साथ ही इससे हासिल हो रहे फायदों की निरंतरता का भी ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, समूचे तंत्र को और सुदृढ़ बनाना होगा। सुनिश्चित किया जाए कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के गुणवत्तापरक एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इसके लिए स्वास्थ्य ढांचे में कुशल मानव संसाधन के साथ अत्याधुनिक तकनीकों के समावेश से जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए कमर कसनी होगी। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही इस पर नजर बनाए रखी जाए जो कि सेवाएं उपलब्ध हो रही है एवं उनकी गुणवत्ता कैसी है। तो बीमारी की शुरुआती स्तर पर पहचान के तंत्र को भी प्रभावी बनाना होगा, ताकि अगले चरण में बीमारी के बिगड़ने पर जो अधिक खर्च एवं जटिलताएं बढ़ती उन्हें दूर किया जा सके। इससे लोगों को लाभ मिलने के साथ ही स्वास्थ्य तंत्र पर भी बोझ घटेगा। तो कुल मिलाकर एनएचए के आकलन यही दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य मोर्चे पर देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। निसंदेह यह प्रगति प्रशंसनीय है, लेकिन इस क्रम को यथावत बनाए रखने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ही नीतिगत हस्तक्षेप भी आवश्यक होगा, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के बड़े खर्च ने एक मजबूत बुनियाद रखी है। लेकिन अगले चरण के स्वास्थ्य सुधारों में गुणवत्ता और दीर्घकालिक निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि प्रत्येक नागरिक तक उत्तम कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं किफायती दरों पर पहुंच पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्वास्थ्य खर्च को लेकर के, और किस तरह से जो सामाजिक योजनाएं हैं एवं जो स्वास्थ्य योजनाएं सरकार की चल रही है, इसने लोगों के
जेब पे बोझ को कम किया है एवं सरकार के जो खर्च बढ़े हैं स्वास्थ्य सेवाओं पे, उसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति में थोड़ी सुधार हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है और बुजुर्ग की स्थिति अभी क्या है उसके ऊपर यहाँ पे एक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। तो उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं बुजुर्ग। अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करने वाले समाज और राष्ट्र का वर्तमान का उसके साथ साथ भविष्य भी सुनहरा होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देश के 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को बीते दिनों सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का निर्णय लिया। इसके तहत करीब 6 करोड़ वरिष्ठ जनों को 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार की यह योजना अनायास नहीं है। हाल ही में प्रकाशित 4 रिपोर्टों में देश में बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती आबादी का आकलन किया गया। इन सभी ने केंद्र सरकार का भी ध्यान खींचा है। इनमें पहली रिपोर्ट कुछ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। उनका यह अध्ययन +1 नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ। इससे पता चलता है कि आज देश का हर चौथा बुजुर्ग स्मृति लोप, भाषा का ठीक प्रयोग न करना, सोचने समझने में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाने से तथा अपना दैनिक काम में समस्या का अनुभव करने जैसी दिक्कत से जूझ रहा है। दूसरी रिपोर्ट एसबीआई की है जिसमें कहा गया कि भारत की कामकाजी आबादी की औसत आयु 2021 में 24 वर्ष के मुकाबले 2024 में बढ़कर 28 से 29 वर्ष होने की संभावना है। आज चीन की कामकाजी आयु 39.5 साल है, वहीं यूरोप में यह 42 साल है, बहुत ज़्यादा। उत्तरी अमेरिका में 38 साल है तथा एशिया में 32 साल है। तो वैश्विक स्तर पर यह औसत आयु 30.4 वर्ष है। तो वर्ष 2001 में बुजुर्गों की जो आबादी 7.9 करोड़ थी, वह 2024 में बढ़कर 15 करोड़ हो गई है। तो बुजुर्गों की यह आबादी देश की कुल जनसंख्या का 10.7% है, जिनमें से 7.7 करोड़ पुरुष, 7.3 करोड़ महिलाएं हैं। तो 2001 में जो कामकाजी आबादी 58.6 करोड़ थी, 2024 में इसके 91 करोड़ होने की संभावना है। तो ये जनसंख्या के लाभांश को भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है कि जो हमारी औसत आयु है विश्व की औसत आयु से अभी भी कम है। तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। वहीं अमेरिका का देखें तो 42 साल है, 38 साल है, यूरोप का 42 साल है, चाइना का 39.5 साल है। तो जनसांख्यिकीय लाभांश हमारे पक्ष में है, लेकिन बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है जो हमारे लिए एक चुनौती होगा और उनको सामाजिक योजनाओं के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण हो सके, उन्हें मिल सके, उसके लिए काम करने का यहाँ पे ज़रूरत है। और उसी के तहत 70 साल से जितने भी अधिक बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान योजना के तहत कवरेज प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार जल्द ही देश की कुल आबादी में 67% हिस्सेदारी कामकाजी लोगों की होगी। तो कहा जा रहा है कि 2001 में जो है हमारी जो कामकाजी आबादी थी 58.6 करोड़ थी और 2024 में 91 करोड़ रहने की संभावना है। तो इस प्रकार देखें तो देश की कुल आबादी का 67% जो हिस्सेदारी है वो कामकाजी लोगों की है। तो इस कड़ी में मेन एंड वीमेन नामक तीसरी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की है। यह बताती है कि 2036 तक देश में बच्चों एवं किशोरों की आबादी में तेजी से गिरावट आएगी। दूसरी ओर बुजुर्गों और मध्यम उम्र के लोगों की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का जो प्रतिशत है 9.5% है, वहीं 2036 में बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 13.9% हो जाएगी। चौथी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफसी की भारत प्रमुख इंडिया वेजनार के एक साक्षात्कार में दिए गए बयान से जुड़ी है। उनके अनुसार भारत में अगले 25 वर्षों में देश की आबादी में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़कर 20.8% हो जाएगी, अर्थात देश में हर 5वां व्यक्ति बुजुर्ग होगा। यूएनएफपीए के अनुसार 2024 से 50 के बीच में देश की कुल आबादी का 18% ही बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि 2024 से 50 के बीच में देश की कुल आबादी 18% ही बढ़ेगी, मगर वृद्ध जनसंख्या 134% तक बढ़ोतरी होगी। देश में जिस प्रकार बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है उससे कामकाजी युवाओं और वृद्धजनों के बीच असंतुलन के आसार बढ़ रहे हैं। एक खास बात यह भी है कि विकसित देशों मसलन जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन जैसे देशों में जनसंख्या के बढ़ने का स्तर अमूमन शून्य हो चुका है। निसंदेह भविष्य में वहाँ वृद्धजनों की संख्या बढ़ेगी और कार्यशील जनसंख्या कम होती जाएगी, जिससे उत्पादन घटेगा। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। उपरोक्त चारों रिपोर्ट का सार यह है कि यहाँ अगर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो उससे कहीं बढ़े हुए अनुपात में कामकाजी युवक युवतियों की संख्या बढ़ रही है। आज ब्राजील, रूस, भारत और चीन में जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि दर लगातार घट रही है। भविष्य में केवल भारत ही ऐसा देश होगा जहां कार्यशील और ज्ञान आश्रित युवा जनसंख्या संपूर्ण विश्व में अपना परचम फहराएगी। आज देश में बुजुर्गों से जुड़े सामाजिक ढांचे और युवाओं एवं वरिष्ठ जनों के बीच बढ़ते पीढ़ीगत अंतराल और जनसंख्यात्मक असंतुलन को लेकर चिंता अधिक है। यदि देश के युवाओं की ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और सामर्थ्य देश के काम आएगा तो उसी अनुपात में देश के वरिष्ठ जनों का लंबा अनुभव भी इन युवाओं की सुरक्षा में ढाल का कार्य करेगी। किसी भी देश को महान वहाँ के रहने वाले लोग बनाते हैं और यही लोग आगे चलकर उस महान देश के महत्वपूर्ण नागरिक बनते हैं।
परंतु भारत जैसे सुसंस्कृत देश में बुजुर्ग नागरिक यहाँ उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका और यूरोप में किसी भी राजनीतिक दल में इतना साहस नहीं कि वहाँ के वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी कर सके। यूरोप और अमेरिका का बजट का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर खर्च होता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एशिया के विभिन्न देशों में आम नागरिकों को श्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं मिलने से वहाँ की औसत आयु 80 वर्ष को पार कर गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वरिष्ठ नागरिकों के पास एक लंबा कौशल और अनुभव होता है, परंतु हमने उन्हें निरर्थक और अनुपयोगी समझकर अपनी सामाजिक पूंजी से अलग कर दिया है। सामाजिक पूंजी शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। रॉबर्ट पैटरसन का नाम आपने सुना होगा। रॉबर्ट पैटरसन ने सामाजिक पूंजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया है। तो सामाजिक पूंजी आप गूगल में सर्च करके आप देखिएगा रॉबर्ट पैटरसन ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। ठीक है, तो सामाजिक पूंजी जो है, जैसे एक तरह से कैपिटल होता है किसी घर का, किसी कंट्री का, उसी तरह से सामाजिक पूंजी भी हमारे लिए कैपिटल है, एक एसेट है। ठीक है, लेकिन उस एसेट से हमने अपने बुजुर्गों को बाहर कर दिया है, सामाजिक पूंजी से उन्हें अलग कर दिया है। सरकारों द्वारा उनकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो, रेलवे एवं हवाई यात्रा में छूट अथवा स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार और एक गर्मापूर्ण जीवन जीने की सुलभता के साथ साथ उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम हो। याद रहे कि जो समाज एवं राष्ट्र अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करता है, वह वर्तमान के साथ सुनहरे भविष्य के लिए भी अपनी सामाजिक पूंजी को सहेज कर रखता है। वर्ष 2047 तक हम जिस विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, वह वरिष्ठ नागरिकों के बढ़ते संख्यात्मक बल से जुड़े लंबे अनुभव और युवाओं की कार्यात्मक ऊर्जा एवं शक्ति के मध्य सहक्रिया के सेतु पर संतुलित पदचाप से ही पूरी होगी। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे आर्टिकल था बुजुर्गों के लेकर के, और इसमें बहुत सारे फैक्ट हमें जानने सुनने को मिले। जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। बुजुर्गों की समस्या को लेकर यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो हमारे लिए आगे क्या चैलेंज है, सामाजिक पूंजी की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जानने सुनने को मिली है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें के ऊपर हमने सब कुछ चर्चा कर लिया कि इसमें 16 से अधिक मंत्रालय इसमें समन्वयक रूप में काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक खर्च, कॉस्ट को कम करना है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है। बुनियादी ढांचे का निर्माण करना विकसित भारत का सपना है हमारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है यहाँ पे। तो श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी अपने यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गति शक्ति के इस्तेमाल के लिए समझौता किया है। तो यह अच्छा हुआ है कि पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे हुए हैं और अब इस योजना के अगले चरण में बुनियादी ढांचे संबंधी जिला स्तरीय योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो पीएम गति शक्ति मिशन के तहत जिला स्तरीय योजनाओं को भी शामिल किया जा रहा है, और ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी दिखती है। इससे कई बार योजनाएं देरी से शुरू हो पाती है। इस तरह प्रायः उनमें तालमेल के अभाव के चलते समस्याएं पैदा हो जाती है। इसके चलते बुनियादी ढांचे संबंधी योजनाओं की लागत में भी वृद्धि होती है और उनमें समय अधिक लगता है। अब जब सभी राज्यों में बुनियादी ढांचे सहित जिला स्तरीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों में एक एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, तब इस आवश्यकता की भी पूर्ति हो जानी चाहिए। तो जिला स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, तो पीएम गति शक्ति को एक तरह से यहाँ पे गति मिलेगी। और ऐसी परियोजनाओं में ना तो दलगत राजनीति आ रही है और ना ही विभागीय सहमतियां। उचित होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे बुनियादी ढांचे संबंधी प्रत्येक योजना का मूल्यांकन और उनकी समीक्षा उसी तरह से हो जैसे पीएम गति शक्ति योजना के तहत होता है। इसमें संदेह नहीं कि पीएम गति शक्ति योजना विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय करने और योजनाओं को सही तरह से आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुई है। लेकिन इस योजना के तहत यह भी देखा जाना चाहिए कि बुनियादी ढांचे संबंधी जो भी निर्माण हो रहे हैं वे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं में यह देखने में आता है कि जो निर्माण कार्य किया गया होता है उसमें कुछ समय बाद ही विस्तार करने या समानांतर कोई योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता विश्व स्तरीय हो। तो बहुत ही अच्छा सजेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पीएम गति शक्ति को लेकर अगला देखते हैं सतत विकास की मिसाल बने तिरुपुर। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो तमिलनाडु का तिरुपुर है, इसने देश का पहला रासायनिक कचरा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र बनकर नई पहचान बनाई है। तो देश का पहला रासायनिक मुक्त कचरा औद्योगिक क्षेत्र है तिरुपुर। यहाँ 10,000 से ज्यादा कारखाने संचालित होते हैं। इन कारखानों से निकलने वाले कचरे ने पूरे इलाके को प्रदूषित कर दिया। भू जल स्तर 1000 फीट नीचे चला गया। इसके कारण स्थानीय समुदाय को जल संकट का सामना करना पड़ा। यहाँ की मुख्य नदी नुएला नाले में तब्दील हो गई। जलाशयों में मछलियों की संख्या कम हो गई और पक्षियों का आना जाना बंद हो गया। लेकिन इस स्थिति में उद्योगपतियों एवं स्थानीय प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। केस स्टडी के तौर पे ये बहुत ही शानदार है। बीपीएससी मेंस में इसके ऊपर लिखने के लिए आता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, ये सब को लेकर के। तो उसमें केस स्टडी के रूप में यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं किस तरह से चीज़ें परिवर्तित की गई। तो वर्ष 2014 में तिरुपुर की फैक्ट्रियों ने अपने कचरे को प्रोसेस करना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। तिरुपुर के उद्योग इकाइयों ने लगभग 70 लाख प्लास्टिक बोतलों को
रोज प्रोसेस करके उन्हें औद्योगिक उत्पादों में बदलने का काम शुरू किया। इस प्रक्रिया से न केवल प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण हुआ, बल्कि उद्योग को नई सामग्री भी उपलब्ध हुई। वहीं कहीं सूख चुकी झीलों का भी पुनरुद्धार हुआ है। इससे नोएला नदी में बहाव फिर से आ गया, जिससे मछलियां और पक्षी वापस आ गए। भूजल स्तर में भी सुधार हुआ और यह 150 से 300 फीट के बीच में आ गया। यहाँ के उद्योगपति और प्रशासन ने भाप लिया कि यदि इन्हें दीर्घकालिक विकास की ओर बढ़ना तो पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। लिहाजा उद्योगों ने कार्यप्रणाली में सुधार किया और कचरा के उचित प्रबंधन की दिशा में काम करना शुरू किया। जब किसी क्षेत्र में उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहता है तो वहाँ विकास और स्थायित्व की संभावनाएं बढ़ जाती है। तिरुपुर का यह कदम इसलिए प्रशंसनीय है क्योंकि इसने प्रदर्शित किया है कि एक औद्योगिक क्षेत्र भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाकर सतत विकास के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जब समाज सही दिशा में काम करता है तो बड़े बदलाव संभव होते हैं। यहाँ के उद्योगपतियों ने यह सिद्ध किया है कि आर्थिक मुनाफा ही सब कुछ नहीं है, पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझा कि यदि वे अपने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेंगे तो वही संसाधन उन्हें लंबे समय तक लाभ देंगे। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है, त्रिपुर का उदाहरण हमें दिखाता है कि समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और एकजुटता से उसका समाधान किया जा सकता है। यदि हम विकास की ओर बढ़ते हुए पर्यावरण को संजोए रखें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आजकल हमने देखा सतत विकास को लेकर के त्रिपुर ने जो मिसाल स्थापित किया है उसके बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं गोल्ड लोन के प्रति बढ़ते रुझान। इसमें गोल्ड लोन के बारे में दिया हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ है। तो हमारे देश में इस वर्ष गोल्ड लोन यानी स्वर्ण ऋण की मांग काफ़ी बढ़ी है। विशेष रूप से गैर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है उनके द्वारा ऋण की प्रतिभूति के विरुद्ध स्वर्ण ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। लिहाजा इस वित्त वर्ष के दौरान देश भर में बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा गोल्ड लोन के रूप में दिए जाने वाले ऋण की मात्रा पहली तिमाही के दौरान 26% और दूसरी तिमाही के दौरान 32% मांग बढ़ी है। ऐसे में मांग में होने वाली वृद्धि से जुड़े कारणों को भी समझना चाहिए। तो क्या है देख लेते हैं। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूंजी आवश्यक है। तेज आर्थिक विकास के चलते यदि किसी देश में वित्तीय बचत की दर कम हो तो उसकी पूर्ति ऋण में बढ़ोतरी से की जाती है। भारत में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात अन्य विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है, परंतु हाल के समय में भारत के समान नागरिक ऋण के महत्व को समझने लगा है एवं भौतिक संपत्ति के निर्माण में अपनी बचत के साथ ऋण का भी अधिक उपयोग करने लगा है। कुछ बैंक सामान्य जन को ऋण प्रदान करने हेतु प्रतिभूति की मांग करते हैं। भारत में सामान्य जन के पास स्वर्ण के रूप में प्रतिभूति उपलब्ध होती है, अतः स्वर्ण ऋण बहुत अधिक चलन में आ रहा है। विशेष रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण के प्रतिभूति के विरुद्ध स्वर्ण ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में तेजी से बढ़ रहे स्वर्ण ऋण के कारणों एवं कारकों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 22-23 की प्रथम तिमाही में गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा 39,687 करोड़ रुपए का स्वर्ण ऋण स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत किए जाने वाली यह राशि वित्तीय वर्ष 23-24 की प्रथम तिमाही में बढ़कर 62,000 करोड़ हो गई एवं वित्तीय वर्ष 24-25 में 79,000 करोड़ हो गई। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 की प्रथम तिमाही में स्वर्ण ऋण के मामले में 26% की आकर्षक वृद्धि हासिल हुई, जबकि अन्य प्रकार के ऋणों में इसी अवधि के दौरान औसत वृद्धि 12% की रही। तो भारतीय नागरिक स्वर्ण ऋण के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो रहे हैं। आज भारत के विभिन्न गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं विभिन्न बैंकों द्वारा भारी मात्रा में स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं। अगस्त 24 माह में बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने मिलकर 41% की वृद्धि दर हासिल करते हुए 1.4 लाख करोड़ का स्वर्ण ऋण स्वीकृत किया है। आज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल ऋण में स्वर्ण ऋण का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर स्कूटर एवं 4 पहिया वाहनों के लिए प्रदान किए गए ऋणों का ऋण है। इसके बाद तीसरा स्थान पर व्यक्तिगत ऋण 14% आता है। तो एवं इसके बाद जाकर गृह ऋण मतलब होम लोन आता है, तो जो कुल ऋण का 10% है। तो बैंक और गैर बैंक एनएफसी जो है, नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वर्ण ऋण पर पूंजी पर्याप्तता संबंधी शिथिल नियमों का पालन करना होता है। अन्य प्रकार के ऋणों की तुलना में स्वर्ण ऋण पर जोखिम का भार तुलनात्मक रूप से कम रहता है। इससे बैंक एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी स्वर्ण ऋण प्रदान करने की ओर आकर्षित होती है। यह स्वाभाविक रूप से प्रश्न उभरता है कि पिछले लगभग 3 वर्षों के दौरान भारत के नागरिकों में स्वर्ण ऋण के प्रति इतना रुझान क्यों बढ़ा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण के भंडार बढ़कर 882 मीट्रिक टन से अधिक हो गए हैं, परंतु विश्व स्वर्ण काउंसिल के एक अनुमान के अनुसार भारतीय नागरिकों के पास स्वर्ण के भंडार लगभग 25,000 टन से भी अधिक है। भारतीय नागरिकों के पास 25,000 टन से भी अधिक स्वर्ण भंडार है, जिनकी बाजार कीमत वर्ष 2020 में 109 लाख करोड़ रुपए की थी। भारत में नागरिकों के पास स्वर्ण भंडार विश्व के कुल स्वर्ण भंडार का 11% है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 750 टन स्वर्ण का आयात होता है और पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में 17,500 स्वर्ण टन आयात हुआ। तो 19 से 24 के दौरान
स्वर्ण भंडार 40% बढ़ गया। तो दरअसल भारत में दीपावली के शुभ अवसर पर स्वर्ण की खरीद को शुभ माना जाता है एवं मध्यम वर्गीय परिवार भी धनतेरस के दिन सोना की खरीद के पर करता प्रतिवर्ष। तो इससे भारत के करोड़ों परिवारों के पास स्वर्ण का स्टॉक उपलब्ध रहा था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा स्वर्ण ऋण प्रदान करने के संबंध में नियमों को बहुत सरल बनाया एवं अब भारतीय नागरिकों को स्वर्ण के स्टॉक के विरुद्ध ऋण बहुत आसानी शर्तों पर उपलब्ध हो जाता है। तो भारत में प्रचलित परंपराओं के अनुसार मध्यम वर्गीय परिवारों द्वारा स्वर्ण को बेचना शुभ नहीं माना जाता, जबकि स्वर्ण की खरीद को शुभ माना जाता है। अतः स्वर्ण को बाजार में बेचने के स्थान पर सोना को बैंक में गिरवी रखकर उसके विरुद्ध बैंक से आसानी से स्वर्ण ऋण प्राप्त करना ज़्यादा उचित माना जाता है। तो हाल के वर्षों में भारतीय शेयर बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और विभिन्न कंपनियों के शेयरों में किए गए निवेश पर 12 से 20% तक का आय प्रतिवर्ष होने लगा है। तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय नागरिक शेयर बाजार में निवेश करने तो आकर्षित हुए हैं। चूंकि स्वर्ण ऋण बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने लगा, अतः मध्यम वर्गीय परिवार गोल्ड लोन लेकर पूंजी बाजार में निवेश अथवा चारपहिया वाहन खरीदने एवं होम गृहों का निर्माण करने में लगे हैं। तो स्वर्ण ऋण की राशि आसान किस्तों में जमा करवानी होती है। अतः स्वर्ण लेने वाले नागरिकों पर कोई बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ता है। उक्त कारणों से हाल ही वर्षों में स्वर्ण ऋण प्राप्त करने वाले नागरिकों में अतुलनीय वृद्धि हुई है। क्योंकि बैंक एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान किए जा रहे गोल्ड लोन में वृद्धि दर अतुलनीय रही है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन स्वीकृत करने संबंधी नियमों के कठोर अनुपालन के लिए गैर बैंकिंग कंपनियों को हाल ही में चेताया है, ताकि इन बैंकों द्वारा गोल्ड लोन स्वीकृत करने में किसी भी प्रकार का ढोलमोल नहीं दी जा सके और स्वर्ण ऋण के खाते गैर निष्पादन एनपीओ में परिवर्तित नहीं हो। यदि बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण ऋण संबंधी नियमों का अनुपालन अक्षरशः किया जाता है, तो स्वर्ण ऋण खाते का एनपीए अस्थि में परिवर्तित होना संभव नहीं है। हाँ, यदि असली सोना के स्थान पर नकली सोना के विरुद्ध ऋण स्वीकृत किया जाता है, तो स्वर्ण ऋण खाते की गैर निष्पादनकारी अस्थियां एनपीए में परिवर्तित होने की संभावना बन जाती है। इसलिए स्वर्ण ऋण प्रदान करते समय बैंकों के ऋण असली हैं इसकी पक्की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए स्वर्ण की जांच पुख्ता तरीके से की जानी चाहिए। तो यहाँ पे गोल्ड लोन के बारे में हमने चर्चा किया। आगे देखते हैं कि भारत के संदर्भ में गढ़ने होंगे अपने विमर्श क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। आज वैश्विक स्तर पर भारत के विरुद्ध कई झूठे विमर्श गढ़े जा रहे हैं। हाल ही के समय में इस प्रक्रिया में ने कुछ रफ्तार पकड़ी है। विमर्श के माध्यम से जनता के मानस को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः पश्चिमी एवं भारतीय विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे भारत में व्यापार के मामले में शुभ लाभ की विचारधारा प्रकार किया जाता है, परंतु पश्चिमी देशों में पूंजीवाद का अनुसरण करते हुए व्यापार में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए चाहे सामान्य जन को कितना ही नुकसान उठाना ना पड़े, तो इसे शुद्ध लाभ की संज्ञा दी जाती है। हमारे यहाँ शुभ लाभ होता है, जबकि पश्चिम जो कंट्री है वो शुद्ध लाभ पे काम करते हैं। पश्चिम एवं अन्य कई देशों में आज पूंजीवाद की विचारधारा को ही अपना लिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार करने वाली अमेरिकी कंपनियों की संपत्ति आज कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो गई है। तो पश्चिम देश के नागरिकों के लक्ष्य भौतिक हो रहे हैं और चेतना मतलब जड़ जो है भौतिक है और चेतना कहीं पीछे छूट रही है। केवल आर्थिकी विकास अर्थात अर्थ का अर्जन करना ही जैसे इन जीवन का मुख्य उद्देश्य हो, परंतु भारत के नागरिक सनातन संस्कृति का अनुसरण करते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास के प्रति भी सजग दिखाई देते हैं, अर्थात उनमें चेतना के दर्शन भी होते हैं। इसीलिए भारत ने विश्व में दिलों को जीता एवं कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण करते हुए उनकी भूमि पर 1 इंच का हिस्सा का नहीं जमाया। ठीक है। पश्चिम विचारधारा में उत्पादों के अधिकतम उपभोग को जगह दी गई है। आज को अच्छी तरह से जी लें, कल किसने देखा। यह पश्चिम सोच चर्च की प्रेरणा और भौतिकवाद पर आधारित है। इस्लाम एवं ईसाईयत में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता। जो कुछ भी करना है वो इसी जन्म में करना है। इसके ठीक विपरीत भारतीय सनातन संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है। इससे भारतीय नागरिकों द्वारा उपभोग में संयम बरता जाता है एवं उत्पादन में बहुलता होने की विचारधारा पर कार्य करते हुए दिखाई देती है। तो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु इतना दीजिए कि मैं भूखा ना रहूं और अन्न भी भूखा ना सोए। तो यह भारतीय विचारधारा है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। धर्म का आशय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से है। तो कुछ विदेशी शक्तियां भारत के विरुद्ध झूठे विमर्श करने में व्यस्त हैं, तो भारत को भी अपने बारे में सत्य पर आधारित विमर्श करने की महत्ता आवश्यकता है। भारतीय सनातन संस्कृति तो इस धरा पर उपस्थित समस्त जीवों के भले की बात करती है। इसलिए भारत में पर्वत, नदी, पेड़, जंतु आदि को भी पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से आज पूरे विश्व में हिंसा व्याप्त है। इस हिंसा को केवल और केवल भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों को अपनाकर ही रोका जा सकता है।
भारत के बारे में वास्तविक एवं सत्य पर आधारित विमर्श को गढ़कर इस विमर्श के माध्यम से विश्व के अन्य देशों के नागरिकों को भारतीय सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पे भारत के संदर्भ में गढ़ने होंगे अपने ही विमर्श। जो पश्चिमी विमर्श को पैमाना मानकर हम चीज़ों को तुलना करते हैं, उसकी जगह पे हमें हमारे अपने विमर्श हैं और हमारे अपने आधार, हमारे अपने जो भी विशेषताएं हैं उसको लेकर के हमारे अपने विमर्श करने होंगे और इसे प्रसारित करना होगा। इसके ऊपर यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। इकोनॉमिक्स में तो कुछ और खास नहीं आया है, पहले हमने ऊपर देख लिया था इकोनॉमिक्स का आर्टिकल, यहाँ गोल्ड लोन के बारे में हमने देखा क्या कुछ है। ठीक है, तो लगभग हर एक सब्जेक्ट से संबंधित कुछ ना कुछ आर्टिकल हमें मिल जाता है, खास करके फॉरेन पॉलिसी को लेकर के आपने बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे देखा हुआ इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा, पर्यावरण को लेकर के। तो जब भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं तो वनडे के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे पॉइंट्स तो मिलते ही हैं। इसके अलावा मेंस के लिए हमें एक कंसेप्चुअल स्टडी यहाँ पे हमारा तैयार होता है, जिसका उपयोग हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, अपने आंसर को सुधार करने में और शब्द चयन में, यहाँ पे आप देखते होंगे कितने अच्छे से शब्दों का चयन किया जाता है। उस शब्दों का यूज आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो सके, अट्रैक्टिव हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी से जुड़ा है अल्जाइमर का संकेत। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता रहता है यहाँ पे आर्टिकल। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर हम कल मिलते हैं नए आर्टिकल और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपसे उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। यदि ये अच्छा लग रहा होगा ये चीज़ तो आप हमें बताएंगे, उसी हिसाब से हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।